नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये वक्त होता है आपसे मिलने का, आपसे बातचीत जुड़ने करने का और आपसे लाइव जो है आपके जो प्रश्न हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, आपके फंड से जुड़ी हुई, शेयर बाजार से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं को निपटाने का। जी हाँ, और आज बुधवार का दिन है। बुधवार को हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर पैसे जमा करने हो तो कैसे करें, आगे चल करके कोई लंबा गोल आपने रखा है, मकान खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए कैसे छोटी छोटी SIPs के जरिए आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। इस पर जो है आज हमारा फोकस रहेगा और आपके प्रश्नों के जवाब भी दिए जाएंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रवीण वाजपेयी जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हम जो तमाम दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि आप उनको जो है लगातार कार्यक्रम में बुलाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। Thank you so much, Vipul ji, and thank you to all your viewers जो इतना प्यार दे रहे हैं। तो तमाम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अगर वो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न उनके मन में है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर है, टेलीफोन नंबर है, जिस पर आपको सिर्फ एक व्हाट्सअप करना है, जिसमें अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए, थोड़ा सवाल विस्तार से लिखिए, कौन से फंड ले रखे हैं, क्या लक्ष्य है आपका, और कितनी SIP आप कर रहे हैं, कितना SIP आप और कर सकते हैं। ये तमाम डिटेलिंग के साथ प्रश्न पूछेंगे तो प्रवीण जी के लिए आसानी होगी कि आपको उतनी ही विस्तार पूर्वक, उतनी ही डिटेल में जाकर के आपके प्रश्नों को जो है वो उत्तर दे पाएँ। लक्ष्य अवश्य लिखें और साथ ही साथ जो YouTube पे तमाम प्रश्न आ रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन प्रवीण जी, कार्यक्रम पे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। कुछ एक जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अब जो है जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज़ बड़ा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अब तमाम रेगुलेशन में कुछ बदलाव हो रहे हैं और एक कंसल्टेशन पेपर तैयार किया गया है म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़ के लिए, और उनके लिए उनको और पावर दी जा रही है ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह की पर्सनल हित के लिए कोई काम ना करे, इस तरह की चीज़ें उसमें समाहित की गई हैं। अभी भी पब्लिक के लिए वो खुला हुआ है। अगर ये जब ये रेगुलेशन में शामिल हो जाएगा और इसको लेकर कोई आदेश आ जाएंगे, कैसे आप देख रही हैं कि इससे क्या फ़ायदा रिटेल इन्वेस्टर को होगा, जो म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल विपुल जी, आई थिंक फर्स्टली तो बहुत अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये स्टेप है, एंड से भी बहुत ही प्रोएक्टिवली आई थिंक इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पहल कर रहे हैं। अभी आई थिंक 2 दिन और इसका कंसल्टेशन पेपर पे कमेंट्स ओपन है। आई थिंक इससे 2 चीजों को बढ़ाने की कोशिश की गई है। एक तो अकाउंटेबिलिटी है जो ट्रस्टीज की, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड है उसका स्ट्रक्चर एज अ ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, और उनका जो से होगा इन जो एक AMC की अपनी ऑपरेशनल चीजों में उनकी सेलिंग वो कैसे कर रहे हैं, उनका जो बिजनेस कैसे कैरी आउट कर रहे हैं, उस पर डेफिनेटली इंक्रीज होता है। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो इन लोगों ने सजेस्ट किया है, जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर है, कि जो भी अनाउंसमेंट्स म्यूचुअल फंड्स करते हैं उसके लिए एक सेंट्रल एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, जहां से जो भी इंफॉर्मेशन है म्यूचुअल फंड्स की वो दी जाएगी। सेकेंडली इसमें एक बहुत अच्छा कमिटी एक बनाने की बात की गई है, जो यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमिटी है। एंड ये सारे जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखेगी कि आपकी प्रोडक्ट की मिस सेलिंग तो नहीं हो रही है, AMCs अपना बिजनेस कैसे कैरी ऑन कर रहे हैं, बिकॉज AMCs भी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस चला रहे हैं, उनको भी अपना एसेट बेस बढ़ाना है। तो उस तरीके की तमाम चीजों पे एक थोड़ा सा टैब रखने की कोशिश की जाएगी। एक ओवरव्यू होगा कि कैसे अपना वो रन कर रहे हैं। एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत सारी और एक 58 पेज का ये पेपर है विपुल जी, तो ऑब्वियसली बहुत एक्सटेंसिव है, पर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है AMC के, अपना कंप्लायंस इश्यूज को लेके, मिस सेलिंग को लेके, आई थिंक तमाम चीजों पे एक तरीके से वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक ऑब्वियसली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। जी, तो काफ़ी सकारात्मक रुख है और इसमें खासतौर से जो आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारे दर्शक हैं इस समय, उनके हितों को ज़्यादा सुरक्षित रखा जाए, इस पर फोकस अब ज़्यादा दिया जा रहा है। अरवा महतो जी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झारखंड से हैं। अरवा जी नमस्कार। अरवा महतो जी नमस्कार। महतो साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे?
चलिए, लगता है महतो साहब से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन महतो साहब ने अपना प्रश्न जो है हमें भेजा है और हम उनका प्रश्न जो है ज़रूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। उनसे संपर्क भले ही हमारा टूट गया हो। अरुणा महतो जी जो है उन्होंने बाकायदा वॉइस मैसेज हमें भेजा था और उन्होंने ये कहा था हमसे कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपनी बचत करना चाह रहे हैं, और वो जो पारंपरिक तरीके हैं प्रवीण जी, चाहे वो एफडी होती थी, पोस्ट ऑफिस स्कीम होती थी, उससे बाहर निकल के सोच रहे हैं। तो इन्होंने टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, हमारे जो चैनल हैं, ऐप हैं, उसके माध्यम से जो जानकारी इकट्ठा की, उसके लिए जानना चाह रहे हैं कि 1,000 रुपये की SIP 15 साल के लिए शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे निवेश शुरू करना चाहिए। तो पहला इनका निवेश है, 10-15 साल का इनका नज़रिया है। इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? और ऐसे तमाम लोग जो कि छोटी छोटी कमाई को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है विपुल जी। आई थिंक आप जैसे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके थ्रू रीच बहुत बढ़ रही है रिटेल ऑडियंस में। 1,000 रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। आई थिंक 15 साल का टारगेट दिया है इनने। तो जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर बन जाता है, वैसे ही अगर ये 1,000 रुपए भी मंथली SIP में डालते हैं तो 11-12 के % के रिटर्न के हिसाब से भी देखें तो 15 साल में ये 5 लाख रुपए उससे जमा कर लेंगे। और मैं इनको 2 चीजों की यहाँ सलाह दूंगी। एक तो कोशिश करें कि अगले साल, जैसे इस साल इनने शुरुआत की, अगले साल इस इन्वेस्टमेंट को वो चाहे 250 रुपए महीने से बढ़ा लें। अभी 1,000 रुपए महीने के डाल रहे हैं, अगले साल 1,250 डालें और उसके अगले साल 1,500 करने की कोशिश करें। तो स्लोली अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें, उससे वो करीबन 15 लाख उसी 15 साल में बना पाएंगे विपुल जी। एंड अगर ये 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाएंगे, जैसे अगले साल और फिर उसके अगले साल एक और 500 से, तो ये करीबन 25 लाख जमा कर लेंगे। तो एक स्टेप अप SIP का एक तरीका है जो मुझे लगता है मैं इनको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी। और क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो मैं सिंपल स्ट्रैटेजी से बोलूँ कि शुरुआत करें, एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लें और 500 रुपए का, और एक निफ्टी मिड कैप 150 का 500 रुपए का इंडेक्स फंड ले लें एंड उससे अपनी शुरुआत करें। और थोड़ा सा जब इनको मार्केट का थोड़ा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो जाए कि कैसे मूवमेंट होती है इन्वेस्टमेंट्स की, उसके बाद चाहे मल्टी कैप फंड को शामिल करें। बट क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, 2 चीजें मैं डेफिनेटली यहाँ बताऊंगी उनको कि घबराना नहीं है अगर 2-3 साल तक भी आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है या नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। इस टाइम पे 2 साल का निफ्टी का रिटर्न सिर्फ 6% के करीब है। तो कई बार हम लोग हताश हो जाते हैं कि इतना तो ज्यादा हमें FD में मिल रहा है। जो इक्विटीज है उसकी जो जर्नी है वो नॉन लीनियर है, यानी कि सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे होते हुए ही ऊपर जाएगा। तो घबरा के जब अगर इन्वेस्टमेंट्स नीचे है तो निकालना नहीं है, और वही एक तरीका है इक्विटी से बेनिफिट लेने का। तो आपके लिए बहुत अच्छी सलाह यहाँ पर दी गई है। आप निश्चित रूप से 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 2 फंड आपको बताए गए हैं, वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप की आमदनी बढ़ती है और आप 250 रुपये या 500 रुपये अपने निवेश को और बढ़ाते हैं तो आगे चल करके आपके लिए अच्छा खासा अमाउंट जो है, 15 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत है। जैसे जैसे आमदनी बढ़े वैसे वैसे आप अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पर सलाह निकल करके आई है प्रवीण जी की तरफ से। हितेश आर्या जी से बातचीत कर लेते हैं, झज्जर हरियाणा से हैं। हितेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हितेश जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? सर हम बहुत अच्छे हैं। और आप क्या करते हैं हितेश जी? सर मैं जॉब करता हूं मार्केटिंग का। और सर स्पेशल थैंक यू कहना चाहता हूं आपके और आपके चैनल का, जो आप लोगों ने शुरुआत की है वो काफी नॉलेज बढ़ाने के लिए सपोर्ट है सर। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए सर, आप जैसे दर्शकों की फाइनेंशियल लिटरेसी और बढ़े, आप लोग और जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, यही हम लोगों की ख्वाहिश है। इसीलिए हम लोग जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हितेश जी क्या जी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं 10,000 का SIP शुरू करना चाह रहा हूँ। तो SBI मिड कैप और मैग्नम मिड कैप और SBI स्मॉल कैप मेरे लिए ठीक रहेगा अगले 10 से 15 साल के हिसाब से? अच्छा, तो अभी आपने निवेश किया नहीं है और आप निवेश करना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अच्छी बात है। 10,000 रुपये का निवेश आप करना चाह रहे हैं और 10 से 15 साल का नजरिया। कोई गोल भी निर्धारित किया है आपने कि 10-15 साल में इतना अमाउंट इकट्ठा करना है, या कोई बड़ा काम आपको करना हो 10-15 साल में? ये है सर कि अच्छा खासा हो जाए, एक थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाए जितना मैक्सिमम हो सर। अब मेरे चाहने, मेरी इच्छा तो 1-1.5 करोड़ का हो जाए, पर मेरे को लगता नहीं इतने में होगा।
इसीलिए चलिए मैं ठीक है, पूछना चाह रहा नहीं था। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपका प्रश्न वो है, लेकिन हाँ अगर आप पे कोई टारगेट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी एक बड़ा अमाउंट आप चाहते हैं 10-15 साल में हो जाए, 10,000 रुपये हर महीने ये निवेश करना चाहते हैं। अब इन्होंने कुछ एक म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, इसमें SBI स्मॉल कैप, मिड कैप, साथ ही लार्ज कैप फंड का इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने अभी निवेश शुरू नहीं किया है। 15 साल के लिए 10-10 हज़ार रुपये लगाना चाह रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी इनके लिए होनी चाहिए? अभी मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं। हितेश जी के लिए मैं बोलूंगी विपुल जी कि आई थिंक टेन्योर जो है अच्छा है, 10 से 15 साल तो रखना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल कैप एसबीआई का अच्छा फंड है, पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी स्मॉल कैप में ज्यादा रहती है। मिड कैप भी उनका अच्छा है, पर एक ही फंड हाउस में निवेश बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 10,000 लगा रहे हैं तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि एसबीआई का स्मॉल कैप में एलोकेशन ले सकते हैं, करीबन 3,000 की ले लें, और जो बाकी के 7,000 है उनको एक लार्ज कैप फंड में निफ्टी 50 उठा लें, यूटीआई का उठा लें, एचडीएफसी का उठा लें, किसी का भी निफ्टी 50 फंड उठा लें, और एक मिड कैप का प्रोबेबली कोटक का फंड उठा लें, सो दैट थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए उनका अक्रॉस फंड हाउसेस, एंड उससे फिर अपनी शुरुआत करें। एंड मेरे ख्याल से इनका 15 साल का अगर है टेन्योर, और करीबन जो ये अपना पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 70-80 लाख रुपए तक के आराम से जमा कर लेंगे। उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर अपनी स्टेप अप SIP कर ले, बट सेम प्रिंसिपल कि जब मार्केट डाउन हो तो पैसे निकालना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी है। इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और अब चलते हैं थोड़ा जयपुर की तरफ, राजस्थान। हैरिस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हैरिस जी नियमित दर्शक हैं, अक्सर उनके प्रश्न आते रहते हैं हमारे पास। हैरिस जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार हैरिस जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? और आपने एकदम से मतलब जयपुर का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ दिल्ली NCR में एकदम से 2-3 दिन के अंदर काफ़ी गर्मी बढ़ा दी है। जयपुर के मौसम का क्या हाल है? जयपुर में थोड़ी अब गर्मी हो गई है। गर्मी हो गई ना, मतलब एकदम से लोग जो रजाइयों में थे वो सीधे टी-शर्ट में आ गए हैं और एकदम से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। क्या प्रश्न है सर आज आपका? जी, मेरा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड प्रश्न था। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए, जी है ना, तो SIP की जगह अगर मैं लमसम अगर करूँ और मेरा होराइजन जैसे 18 से 20 साल का होराइजन हो, तो लमसम बेटर रहेगा या SIP करना बेटर रहेगा? अच्छा, अभी आपने निवेश शुरू नहीं किया है, आप करना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं 1 लाख रुपए लमसम ही किसी इंडेक्स फंड में लगा दूं या फिर SIP के जरिए। हालांकि ज्यादातर हमारे 18 से 20 साल का है। 20 साल का, चलिए अच्छी बात है। हालांकि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ कार्यक्रम में एक्सपर्ट आते हैं और प्रवीण जी आज मौजूद हैं, उनका भी ये मानना रहा है कि अगर आप SIP के ज़रिए निवेश करते हैं तो बाज़ार की हर तरह की परिस्थितियों में आपका फंड जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन पूछते हैं, 1 लाख रुपए हैं प्रवीण जी, क्या पूरे पैसे एक साथ एक ही समय पे लगा देने चाहिए या फिर कुछ पैसे लमसम लगा दें, कुछ पैसों को SIP के माध्यम से लगाना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा आपका? और हैरिस जैसे तमाम दर्शकों के लिए जिनके पास कभी कभी एक मुश्त पैसा आ जाता है तो सोचते हैं एक साथ सारे पैसे लगा दें, तो उनको SIP के जरिए जाना चाहिए या एक मुश्त पैसे लगाने चाहिए? हरीश जी का आई थिंक टेन्योर लंबा है, अगर 18-20 साल एक्चुअली वो रखेंगे पैसे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विपुल जी, बट नियर टर्म में अक्सर फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या है, सपोज आज हम लमसम लगा लें और 6 महीने बाद 4 महीने बाद कोई करेक्शन आया तो इन्वेस्टर एकदम से घबरा जाते हैं शुरुआत में कि मेरा नेगेटिव में चला गया, और उसकी रिकवरी में एक बिहेवियरल रिकवरी भी होती है और एक एक्चुअल रिकवरी होती है। दोनों चीजों का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसी मार्केट की कंडीशन चल रही है, मुझे लगता है कि हमने पिछले 1 साल में निफ्टी का रिटर्न देखी तो 3-3.5% आया है। इस साल भी मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा डिपेंडेंट है अभी ग्लोबली, इकोनॉमीज का क्या हाल रहता है, क्या रिसेशन को अवॉइड करती है US, और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स की आगे क्या एक ट्रेंड बना के रखते हैं। सो अगर 1 लाख रुपए है तो मुझे लगता है 20-25 हजार रुपए आप लमसम कर लीजिए और बाकी उसी फंड हाउस के आप एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहां से वीकली आप 2-2 हजार की STP कर सकते हैं, तो थोड़ी सी आपको बेटर एवरेजिंग मिलने की उम्मीद है वहां पे। बट बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट में ना पड़े। अगर इतना लंबे इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो अभी तो उतार चढ़ाव बहुत आएंगे वैसे भी इस जर्नी में, बट स्टिल इस टाइम पे पार्शियली डायरेक्टली लमसम में एंड बाकी थ्रू सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर सकते हैं।
एंड इनने जो 2-3 फंड्स बोले थे कि एचडीएफसी मल्टी कैप, एक नेक्स्ट 50 और एक बैंकिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मेरी सलाह होगी कि अगर एक ही उठाना है तो मल्टी कैप उठा लें, बिकॉज ये इनको सारे मार्केट कैप्स का एक्सपोजर दे देगा विपुल जी। सो आई थिंक इट विल बी अ बेटर फंड। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी सर। जैसा प्रवीण जी ने कहा। इस बीच एक सवाल जो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मैम, और आजकल खास तौर से कि डेट फंड और इक्विटी फंड को लेकर के, खास तौर से तब पिछली बार भी जब आप कार्यक्रम में जुड़ी थी तो इस तरह के प्रश्न आए थे और आज भी आ रहे हैं, और उसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब मार्केट गिर रहा हो और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि आज भी बाज़ार में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या पूरी तरीके से डेट फंड में स्विच हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसको लेकर के बड़ा असमंजस है और पिछली बार भी चर्चा की थी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जो दर्शक आज सुन रहे हैं आपको? देखिए विपुल जी, आई थिंक इसका डिफिकल्ट होता है इस क्वेश्चन का आंसर देना, पर मेरे ख्याल से अगर आपको क्लैरिटी है अपने गोल की तो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो मुझे पता है कि मैं अगले 10 साल 15 साल तक वो नहीं छेड़ना चाहती, तो उसके बाद चाहे मार्केट्स में कुछ भी होता रहे, जब तक कोई स्कीम में प्रॉब्लम नहीं है जिसमें मैंने अपना निवेश किया है, कोई फंडामेंटली वहां चेंज नहीं आया है, मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर आपका गोल 2 साल दूर है या 1.5 साल दूर है, तो डेफिनेटली आपको डेट में मूव करना शुरू करना ही चाहिए, ताकि आपका जो आपने अपना प्रॉफिट कमाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको धीरे धीरे सिक्योर करें। आपके बच्चे की शादी है या पढ़ाई के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली वहां पे डेट की तरफ मूव होने की मैं सलाह दूंगी। अदरवाइज जो मार्केट के करेक्शंस है, ये तो एक नेचर है मार्केट्स का और इससे हम बच नहीं सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये एक तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा, तो उसकी मेरे ख्याल से वो परवाह ना करें। तो जिन लोगों का बहुत लंबी अवधि का नजरिया है, आपने लक्ष्य अपने निर्धारित कर रखे हैं, तो आप इतना पैनिक मत होइए अपने पोर्टफोलियो में किसी तरह की बदलाव। ठीक है, पोर्टफोलियो नीचे आता है फिर वो बढ़ेगा भी, और जब जो है बाजार नीचे जा रहा हो तो ऐसे में आपके यूनिट्स भी बढ़ते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको आगे चल करके मिलेगा। तो घबराइए नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म कोई गोल है तो फिर आप डेट फंड की तरफ स्विच कर सकते हैं। प्रशांत जी से बात, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब हम सोना भी लेते हैं, हम फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी भी जाके अगर लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमने 55,000 तोले पे खरीद ली हो और बाद में वो 50,000 पे आ जाए, तो हम जाके अपने सोने पे ना हमारा दिल छोटा होता है, ना हम घबराते हैं, ना हम उसके रिटर्न्स देखना शुरू करते हैं कि नेगेटिव में है। तो सेम चीज, सेम फिलॉसफी थोड़ी सी इक्विटी में भी लगाने की जरूरत है। ठीक, तो इसी तरह का नजरिया, जिस तरीके से आप सोना तुरंत बेचते नहीं है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए तो निकल जाना चाहिए, क्या होगा, उसी तरीके से आपको इक्विटी मार्केट पे भी अपना नजरिया बना करके रखना चाहिए। प्रशांत जी से बातचीत करते हैं, चंडीगढ़ से हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हैं सर, आप क्या करते हैं? बढ़िया सर। सर मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। रेलवे में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। चंडीगढ़ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर। जी बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर निफ्टी ईटीएफ बेस्ट रहेगा या इंडेक्स म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमने कई बार देखा सर म्यूचुअल फंड में फ्रॉड केसेस बहुत आ जाते हैं। अभी लास्ट टाइम जैसे एक्सिस में भी हुआ था। तो आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि ईटीएफ में लगाएं पैसे या फिर म्यूचुअल फंड में लगाएं पैसे? यस सर, निफ्टी में करना है तो ईटीएफ बेटर रहेगा या म्यूचुअल फंड? ठीक है, पूछते हैं प्रवीण जी से। अब प्रवीण जी, ये भी एक आशंका रहती है और जिसका जिक्र भी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि सेबी की तरफ से भी अब सख्ती हो रही है और निवेशकों के हितों की रक्षा पूरी तरीके से की जाए, उसमें कोई चूक ना हो, किसी एक व्यक्ति की गलती की सज़ा बाकी लोगों को ना मिले, इसके लिए जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। तो इनके मन में थोड़ी घबराहट है, इसलिए जानना चाह रहे हैं कि अगर पैसे लगाने हो तो निफ्टी ईटीएफ में लगाऊं या फिर सीधे म्यूचुअल फंड के माध्यम से सुरक्षित रहेगा, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा? दो चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगी विपुल जी। पहली बात तो जो ईटीएफ है वो भी अपने आप तो ईटीएफ कुछ नहीं है, इट इज कोई ना कोई एएमसी का ही ईटीएफ होगा, मिराई का ईटीएफ हो सकता है, यूटीआई का ईटीएफ हो सकता है, निपॉन का हो सकता है। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो वहां पे भी इन्वॉल्व है। और अक्सर जैसे हम देखते हैं कि जो एएमसी होती है, जैसे अगर हम एचडीएफसी को उठा लें तो एचडीएफसी के ईटीएफ भी होंगे और एचडीएफसी के ही इंडेक्स फंड भी होंगे। तो एक तरीके से इट इज द सेम थिंग। एक अगर आप कंप्लायंस और आप फ्रॉड के तरीके से अगर उसको देख रहे हैं, घबरा रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट नहीं होना चाहिए। ईटीएफ्स का ये फायदा होता है कि आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस वही है कि आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बाइंग एंड सेलिंग करें,
तो आप ETF के थ्रू निवेश करिए। थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, पर आपको डीमैट अकाउंट होल्ड करना पड़ेगा और ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। और इंडेक्स फंड मुझे लगता है सहूलियत ज्यादा देता है। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा निफ्टी 50 का एलोकेशन थ्रू इंडेक्स फंड है, और उसमें मेरे ख्याल से हमारे पास SIP STP के ज्यादा जो इजियर मैकेनिज्म्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो अवेलेबल है। और उसके अलावा प्रशांत जी, आई थिंक जो एक्चुअल पॉइंट जिस पे पॉन्डर करना है वो ये है कि क्या आप सही मात्रा में इक्विटी में एक्सपोजर ले रहे हैं। क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हैं, माना एक एक्सिस का एक केस आया, बट निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कंप्लायंस काफी स्ट्रांग है इंडस्ट्री के। तो मैं बोलूंगी कि एक छोटे इवेंट से आप घबराइए नहीं, एंड आप अपनी जो आपको सूट करता है सूटेबिलिटी के हिसाब से लगाइए ETF या इंडेक्स फंड। तो आप सर इतनी जल्दी घबराइए नहीं, और तमाम सख्ती बरती जा रही है, और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जो तमाम हमारे नियामक हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि मतलब जो है आपकी सुरक्षा देखी जाए। तो आप निश्चित रूप से अपने निर्णय जो है अपने हिसाब से लीजिए। बाकी इस बीच चलते हैं, जगदीश रतुड़ी जी से बातचीत करते हैं। रतुड़ी साहब नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप लोग? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम देहरादून से बोल रहे हैं। देहरादून से बोल रहे हैं, उत्तराखंड से। बहुत अच्छी बात है सर। और उत्तराखंड में मेरा भी बचपन जो है गुजरा है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। पूरा राज्य ही बड़ा खूबसूरत है, और जो है हमारी प्राथमिक शिक्षा वहाँ पर हुई। तो बताइए क्या करते हैं आप और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर पहले तो मैं प्रवीण मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैम बहुत ही अच्छे से गाइड करती हैं हर चीज को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आपकी सराहना कर रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे? जी अच्छा, थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं आपका कॉन्वर्सेशन हेयर नहीं कर पा रही थी एक्चुअली। थैंक यू। क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ जी मैम, मेरा एक सवाल है। HDFC अल्टरनेटिव फंड है एक, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी पार्टिसिपेंट लागू किया है। तो मुझको ये जानना है उसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मैम? HDFC अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आप रिटेल इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये प्रश्न है आपका सर? जी मैम। जी सर। जी, अच्छा। तो इसी फंड को क्यों आपने आइडेंटिफाई किया? कोई खास वजह रही, किसी ने आपको कहा, क्या कुछ कारण है सर? क्योंकि सर ये पहले स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करता है तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है, पर थोड़ा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है ये म्यूचुअल फंड में, इस तरह के फंड में। अच्छा। HDFC अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में ये निवेश करना चाहते हैं, जानना चाह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें रिस्क ज़्यादा है ये कह रहे हैं, ये इनको पता है, लेकिन उसके बावजूद बेहतर रिटर्न की चाहत में निवेश करना चाहते हैं। क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप प्रवीण जी? अगर मैंने क्वेश्चन सही समझा विपुल जी, तो ये AIF की बात कर रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल HDFC के? जी बिल्कुल। हाँ जी। तो पहली बात तो ये है कि AIF में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आप रिटेल इन्वेस्टर से निकल के HNI कैटेगरी में एक तरीके से आई गए, बिकॉज इसमें मिनिमम हमें 1 करोड़ का एंट्री आपकी होती है। उतना पैसा होना चाहिए, 1 करोड़ से शुरुआत होती है। और दूसरा विपुल जी, ये मैंने बहुत देखा है कि PMS में जैसे हमारी 50 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी। देखिए, म्यूचुअल फंड्स भी वही चीज आपको प्रोवाइड करता है, स्टॉक मार्केट्स में एक्सपोजर। PMS भी आपको वही प्रोवाइड करता है। AIF में थोड़ा कमोडिटीज और कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं। पर ये एक तरीके से अगर किसी इन्वेस्टर ने समझना हो तो AIF विल बी ईटिंग इन ताजमहल होटल, और म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से एक सिंपल और घर के पास का रेस्टोरेंट है जो कन्वीनियंट है और रीजनेबल है। और PMS आप थोड़ा और बीच का एक फैंसी रेस्टोरेंट ले लीजिए। तो अल्टीमेटली कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका AIF है वो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आउट परफॉर्म करेगा ही, और PMS निफ्टी के रिटर्न्स को भी नहीं बीट कर पाए हैं। और AIFs में भी क्योंकि टिकट साइज बहुत हाई हो जाता है, तो वो डिफरेंट टाइप की आपको स्ट्रैटेजीज जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी में हो गया, कमोडिटीज में हो गया। बट मेरे ख्याल से विपुल जी, अगर किसी का 10-12 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो फिर आप जाके AIF पिक करिए। उससे पहले कोई मेरे ख्याल से इसमें नहीं मतलब बनता है इन्वेस्ट करने। चलिए, तो आपके पास अगर अच्छी खासी रकम है तब तो आप उसमें जाइए। अदरवाइज सर, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट हो, जैसी आपकी क्षमता हो,
उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। प्रतीक जी का प्रश्न आया है और प्रतीक जी भी जानना कुछ चाह रहे हैं। जरा हम चाहेंगे कि उनके प्रश्न को स्क्रीन पर लाया जाए। और प्रतीक जी जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्वांट के फंड में निवेश किया है और करीब 5,000 रुपये लगभग इन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि आगे भी इसी फंड में निवेश करें या किसी और कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। क्या क्वांट का ये फंड सेफ रहेगा? अब मल्टी एसेट में इन्होंने 5,000 इन्होंने लिखा है। अब मुझे नहीं पता, शायद 5 लाख लिखना चाह रहे थे या 5 साल ही है। और इनका लॉन्ग टर्म नज़रिया है 10 से 20 साल का। और जानना चाह रहे हैं क्या मुझे जो आगे जो निवेश करना है वो इसी एएमसी में करें या किसी दूसरी एएमसी में करें? क्या एक ही एएमसी में निवेश करना सुरक्षित होता है, ये जानना चाह रहे हैं। विपुल जी, क्वांट आई थिंक डिसेंट एक एएमसी है। और अगर 5,000 की एसआईपी मैं अज्यूम कर रही हूँ, शायद ये निवेश कर रहे होंगे 5,000 की एसआईपी से, तो इनका जो मल्टी एसेट फंड है वो अच्छा है। वो इक्विटीज में भी पैसा लगाता है, थोड़ा सा गोल्ड में भी लगाता है, रियल एस्टेट का भी वो एक्सपोजर ले सकते हैं, उसके अलावा डेट में। तो ओवरऑल एज अ स्ट्रैटेजी और फंड हाउस मुझे नहीं लगता कोई चिंता करने की जरूरत है। पर अगर फर्दर अपने एलोकेशंस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एएमसी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। बिकॉज हर फंड हाउस कोई नई चीज एक तरीके से अपना जो उनका टैलेंट है, जो उनके फंड मैनेजर्स हैं, कुछ आपको नया प्रोवाइड करता है। तो अब नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई दूसरा क्रेडिबल फंड हाउस देख सकते हैं, कोटक देख लिए, HDFC, ICICI, SBI। मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। और इसकी चिंता करने की मेरे को तो कोई रीजन नहीं समझ में आता है। मेरे ख्याल से आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली सुरक्षित रहेगी। बट इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिटर्न को आप गलत मत समझिएगा। वो कोई भी एएमसी में अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट करेक्शन की वजह से नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपके मन में जो शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी सर। अब दिति शाह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिति जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दिति जी, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए। मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रही हूँ। बड़ौदा गुजरात से, तो केम छो? सब मजामा छो? हाँ, मजामा छे। चलिए, कैसे लग रहे हैं आपको मनी 9 के कार्यक्रम? बहुत अच्छा। चलिए, क्या करती हैं मैम आप? मैं अभी हाउस वाइफ हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। और हाँ, ये स्टॉक मार्केट में थोड़ा काफी इंटरेस्ट है इस बारे में, इसलिए ये आपका चैनल बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये इसी पे हम बने रहते हैं रेगुलरली। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट इस हौसला अफजाई के लिए। आप लोग देखते रहिए कार्यक्रम। क्या सवाल है सर मैम आपका? एक्चुअली मेरे पास 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट का प्लानिंग कर रहे हैं अभी। तो अभी पूछ रही थी कि 10 लाख कैसे इन्वेस्ट करें, जैसे कि SIP करें या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, तो आप जी, तो आपने कोई फंड शॉर्टलिस्ट किया है या फिर आप ये जानना चाहती हैं कहाँ पैसे लगाने चाहिए? हाँ, जैसे ये क्वांट, लार्ज और मिड कैप फंड है, इसमें कुछ श्योरिटी नहीं है कि किस में करें, तो यही इसके बारे में कुछ आप मुझे अच्छे से बता सकते हो कि क्वांट म्यूचुअल फंड कैसा है, या फिर आपके सुझाव से कौन सा ज्यादा अच्छा है, म्यूचुअल फंड SIP के लिए या फिर लमसम के लिए कैसी है? ठीक है, बिल्कुल मैम। प्रवीण जी हमारे साथ हैं, वो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको ये प्रश्न का उत्तर प्रवीण जी दे रही हैं। प्रवीण जी, 10 लाख रुपए जो है ये 10 साल के लिए लगाना चाह रही हैं, SIP के जरिए लगाना चाहिए या फिर लमसम अमाउंट लगाना चाहिए, ये आपसे जानना चाह रही हैं। दूसरा, आप क्वांट, लार्ज कैप, मिड कैप फंड ये इन्होंने सोचा हुआ है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको चुनना हो तो आप किस तरीके से कहाँ निवेश करने की सलाह देंगी इनको? विपुल जी, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है इनका? 10 साल, 10 लाख रुपए 10 साल के लिए। 10 साल के लिए, ओके। तो सबसे पहली बात तो इतनी खुशी हो रही है मुझे, एक आपके व्यूअर्स में एक लेडी ने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज हम लोग अक्सर पार्टिसिपेशन विमेन का बहुत कम देखते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में। तो मुझे एक्चुअली में खुशी हो रही है इनका सवाल सुन के आंसर करने में। 10 साल का होराइजन है विपुल जी, तो मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए एक डिसेंट अमाउंट है। और मेरे ख्याल से हम इसको करीबन 2 या 3 फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इनका मॉडरेट टू हाई रिस्क एपेटाइट में लेके चलूं तो 10 साल के होराइजन के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ये एक मिड कैप फंड में थोड़ा एलोकेशन ले ले।
इसके साथ जो ये क्वांट का लार्ज एंड मिड बोल रहे हैं, ये भी एक अच्छा फंड है। सो क्वांट एंड मिड कैप को आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप फिर एक पैसिव मिड कैप फंड जोड़ लीजिए और उसके साथ एक आप मल्टी एसेट फंड जोड़ लीजिए। तो आपके पास थोड़ा एलोकेशन लार्ज कैप का तो डेफिनेटली रहेगा ही। 2 फंड्स के थ्रू आपके पास मिड कैप, एक पैसिव और थोड़ा सा क्वांट के थ्रू एक्टिव में भी रहेगा, एंड मल्टी एसेट के थ्रू आपके पास थोड़ा सा गोल्ड का एलोकेशन भी आ जाएगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसको, एंड मैं एक मॉडरेट टू स्लाइटली हायर रिस्क के हिसाब से बता रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ये 3 कैटेगरीज सही रहनी चाहिए। तो दीदी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जैसा कि प्रवीण जी कह रहे हैं कि मतलब निश्चित रूप से घर का बजट महिलाएं संभालती हैं, लेकिन कई बार पर्सनल फाइनेंस को लेकर के लोग उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। तो आप एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही एक्टिव रहिए। और जो आपको 3 फंड बताए गए हैं उसमें आप सही तरीके से आप निवेश करें और आपको बहुत अच्छी धनराशि मिले, यही हमारी कामना है। और जैसा अभी प्रवीण जी ने एक शिकायत की कि महिलाएं कम सवाल पूछते हैं, तो आने वाले दिनों में हम अपने कार्यक्रम में इस तरह की व्यवस्था अवश्य रखेंगे कि भले ही 15 दिन में एक बार, कि पूरे जितने भी हमारे दर्शक महिला दर्शक हैं वो अपने सवाल रखें और उस दिन सिर्फ उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। और सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं प्रवीण जी, लेकिन आपने चूंकि पहले से ही कह रखा है कि आपको कहीं आप व्यस्त हैं, आपको कहीं जाना है, तो कुछ सवालों को हमें छोड़ना पड़ेगा और मैं जानता हूं कि आपकी व्यस्तता रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए अपना हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। चलते चलते कोई टिप्स आप देनी चाहेंगे हमारे दर्शकों को? विपुल जी, जो हम लोग खुद अपने आप को बताते हैं जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। अपनी एसेट एलोकेशन का सही मात्रा में इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी मात्रा में करेंगे, जैसे डॉक्टर ने बताया है विटामिन डी चाहिए, 5 मिनट धूप में बैठ के आ जाएंगे तो कभी काम नहीं करेगा। इक्विटी की अगर एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको उतनी मात्रा में रखिए जितना आपको इक्विटी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए चाहिए। और दूसरा, फेयर वेदर फ्रेंड का जो एक तरीका है वो काम नहीं आता, यानी कि अपने दोस्त का आप साथ सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, आपको बुरे वक्त में भी देना है। एंड इक्विटी वही दोस्त है, तो जब मार्केट्स डाउन है तब आपको ज्यादा साथ देने की जरूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो आई थिंक ये 2 चीजें फॉलो करिए तो होपफुली फाइनेंशियल जर्नी ज्यादा अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताने के लिए और तमाम दर्शकों के पोर्टफोलियो में हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब इस आज के कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो प्रश्न छूट गए हैं उसको लिया नहीं जाएगा। वो आप सवाल भेजते रहिए, सवाल हम इकट्ठा करते रहते हैं और जिन दर्शकों ने पिछले हफ्ते जिनके सवाल नहीं ले पाए थे उनके सवाल हमने आज शामिल किए हैं। कल हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की और परसों बात करेंगे किसकी, शेयर बाजार की। तो आप अपने सवाल भेजते रहिए 9311211874 पर। और अपना नाम, अपने शहर का नाम और बहुत डिटेल के साथ अपना प्रश्न भेजिए आप हमें। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दे पर कल प्रियंका जी आएंगी और आपके साथ 2 से 3 के बीच में आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगी, जो भी वित्तीय समस्याएं हैं। और आपको बता दें कि शुक्रवार को बात होगी शेयर बाजार की, तो आप शेयर बाजार से जुड़े हुए सवाल भी अभी भेज सकते हैं, वो हम शुक्रवार को डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा वीकली कैलेंडर है जिसमें आप दिन चुन सकते हैं कि किस दिन आपको अपना प्रश्न पूछना है, किस चीज़ पे आप पूछना चाहते हैं। सोमवार को हम बात करते हैं शेयर बाजार की, कैसा रहना चाहिए पूरे हफ्ते का कारोबार, आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म नज़रिया कैसा होना चाहिए, किस शेयर पे क्या होना चाहिए। मंगलवार को हम हर तरह के बीमा की बातचीत करते हैं। बुधवार यानी आज हमने जैसे बातचीत की म्यूचुअल फंड को लेकर के। थर्सडे यानी कि गुरुवार को कल प्रियंका संभव जी होंगे आपके साथ पर्सनल फाइनेंस के हर सवाल का जवाब देने के लिए। और अगले हफ्ते अगले महीने की रणनीति बनाएंगे हम शुक्रवार को कि किस तरह के शेयरों को चुना जाए और अगर आप किसी शेयर में फंसे हुए हैं तो वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और चलते चलते आपको एक चीज़ और बात याद दें, क्योंकि आज बात म्यूचुअल फंड की हो रही है, तो इस बार का फॉर्मूला ग्रुप भी हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर किया है, उसे आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत विस्तारपूर्वक की चर्चा करने की कोशिश की है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि शेयर बाजार गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो बनाते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और आपकी जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं, टिप्पणियाँ हैं, वो भी हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।